Hello, all of you, all my dearest students of May 2021, November 2021. I hope you all are doing good. And today is the third day of the daily mission of Paper 60 International Taxation Revision directly from study material. In the entire India, nobody is doing a revision of Paper 60 directly from study material. So we are moving ahead towards our third day. सो तीसरे दिन हमने क्या पढ़ा था लेक्चर के अंदर, चलिए देखते हैं। अगर आपका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नहीं है तो फिर आप पोएम कैसे पता लगाओगे? तो उसमें सबसे पहले आपको पता लगाना है हु इज द पर्सन हु इज एक्चुअली मेकिंग की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन। पहले पर्सन आइडेंटिफाई कीजिए और उसके बाद में वो जगह आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस आर टेकन प्लेस। द प्लेस वेयर डिसीजंस आर टेकन, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट and not the place where decisions are implemented. decision कहाँ implement होते हैं वो important नहीं है, decision कहाँ लिए जाते हैं वो ज्यादा important है। उसके बाद सीबीडीटी ने कुछ और गाइडिंग प्रिंसिपल दिया है, जैसे डायरेक्टर्स का लोकेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ मिलते हैं, कहाँ डिसीजन लेते हैं, क्या उनके पास पावर है डिसीजन लेने का, क्या वो एक्चुअल में डिसीजन ले रहे हैं, क्या वो अपना डिसीजन किसी को डेलीगेट तो नहीं कर रहे हैं, क्या फॉर्मल बोर्ड मीटिंग करके कहीं पर धोखा तो नहीं दे रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ये सारे फैक्टर्स आपको देखना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है या नहीं है। क्या क्या फैक्टर्स देखना पड़ेगा, एक बार फिर से बोलता हूं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहां मिलते हैं, वेयर दे मीट एंड मेक डिसीजन, डू दे एक्चुअली मेक डिसीजन, डू दे एक्चुअली हैव द पावर टू टेक सच डिसीजन, डू दे एक्सरसाइज द अथॉरिटी टू टेक डिसीजन, आर दे फॉर्मली टेकिंग एनी मीटिंग आउटसाइड इंडिया टू शो दैट डिसीजंस आर टेकन आउटसाइड इंडिया। ऐसी हरकतें तो नहीं कर रहे, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपना पावर किसी को डेलीगेट तो नहीं कर दिया, अगर डेलीगेट किया है तो किसको किया है, तो फिर वो देखो जिसको डेलीगेट किया है वो कहां पर लोकेटेड है। अगर वो इंडिया में लोकेटेड है तो पोएम इंडिया में हो सकता है। लोकेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी, अगर बोर्ड ने अपनी कुछ पावर किसी कमेटी को एग्जीक्यूट कर दी है, किसी कमेटी को डेलीगेट कर दी है, जैसे एग्जीक्यूटिव कमेटी, जैसे रेम्यूनरेशन कमेटी, जैसे नॉमिनेशन कमेटी, जैसे सीएसआर कमेटी, उनको दे दिया है, अगर वो कमर्शियल डिसीजन ले रहे हैं तो फिर माना जाएगा वो जगह एज द पोएम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। हेड ऑफिस, लोकेशन ऑफ हेड ऑफिस कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। हेड ऑफिस किसे कहा जा सकता है, जहां पर सीनियर मैनेजमेंट बैठता है, जहां पर कंपनी का एमडी, सीईओ, सीएफओ, जहां पर कमर्शियल डिसीजंस लिए जा रहे हैं, वो हेड ऑफिस है। अगर हेड ऑफिस में बैठकर कंपनी बोलती है कि हम सारे डिसीजंस यही लेते हैं तो फिर बोला जा सकता है कि वो प्लेस एज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। लेकिन प्रॉब्लम कभी कभी क्या हो सकती है कि कंपनी का हेड ऑफिस आर वेरी डिसेंट्रलाइज्ड, बहुत सारे देशों में हेड ऑफिस है, तो उस केस में शायद बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहां पर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस लिए जा रहे हैं। तो उस केस में अगर दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा तो फिर हेड ऑफिस को अपने क्राइटेरिया से बाहर कर दो, जैसे कि यहां पर लिखा गया है। इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई, it is so decentralized that it is not possible to identify where the head office is exactly and where the commercial decisions are taken, then उसको decentralize कर दो, ठीक है। then comes what modern technology। modern technology की वजह से क्या होता है, आप दुनिया में कहीं पर भी बैठे बैठे, कहीं पर भी स्काइप पर, आप जूम मीटिंग के थ्रू पर या जियो मीट या किसी भी तरीके के ऑनलाइन मोड के थ्रू आप डिसीजन ले सकते हो। तो फिर वो केस में क्या इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर्स का रेसिडेंस, डायरेक्टर्स कहाँ रहते हैं वो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर्स का रेसिडेंस कहाँ है वो इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से आइडेंटिफाई किया जा सकता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। सर्कुलर रेजोल्यूशन या राउंड रॉबिन वोटिंग या डिसीजन, इसमें क्या होता है, हर एक डायरेक्टर एक दूसरे को सर्कुलर पास करता है अपनी तरफ से रेजोल्यूशन साइन करके ऑनलाइन अपने घर पे बैठे बैठे। तो उसमें देखो किसके पास ये पावर दिया गया टू पास सर्कुलर रेजोल्यूशन, किसने ये इनिशिएट किया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जिसने भी किया वो जहां पर लोकेटेड है वो एरिया माना जा सकता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। शेयर होल्डर्स का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट में कोई रोल नहीं होता है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट शेयर होल्डर्स कंपनी बंद करना है, लिक्विडेशन करना है, अमालगमेशन करना है या डीमर्जर करना है या स्लम सेल करना है तो उसमें काम आता है, डे टू डे मैनेजमेंट में काम नहीं आता है। हाँ, लेकिन अगर कंपनी में स्ट्रेटेजिक शेयर होल्डर है जिसके वजह से पूरा बोर्ड इन्फ्लुएंस्ड है, कंपनी के अंदर उसका मेजॉरिटी स्टेक है, पूरा बोर्ड उसके वजह से हिलता है और उसके बोले बगैर कोई भी बोर्ड कोई काम नहीं कर सकता है, तो फिर उस शेयर होल्डर का लोकेशन मैटर कर सकता है टू डिटरमाइन व्हाट द पोएम। फिर डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटी से पोएम डिटरमाइन नहीं होता है। डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटी जहां होती है वहां पोएम डिटरमाइन नहीं होता है, बल्कि जहां पर कमर्शियल डिसीजन लिया जाता है वहां पोएम डिटरमाइन होता है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि पर्सन हु टेक्स अ डे टू डे डिसीजन, द सेम पर्सन आल्सो टेक्स द डिसीजन ऑफ कमर्शियल नेचर, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई वेयर द कमर्शियल डिसीजंस आर टेकन एंड दैट प्लेस कैन बी कॉल्ड एज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफ these conditions are not sufficient, if these guiding principles are not sufficient, then you have secondary principle, identify
कि कंपनी का सब्सटैंशियल एक्टिविटी कहां पर हो रहा है, आइडेंटिफाई कि कंपनी का अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कहां पर रखा गया है। और ये सब के बाद में इन्होंने बोला है कोई भी एक सिंगल फैक्टर की वजह से आप ये नहीं बोलोगे कि इस कंपनी का पोयम इंडिया में, इस कंपनी का पोयम इंडिया में, इस कंपनी का पोयम इंडिया में, कोई एक आइसोलेटेड फैक्ट्स के बेसिस पर आप ये नहीं कह सकते हो कि पोयम इंडिया में। जैसे कि जस्ट बिकॉज अ कंपनी इज ओन्ड बाय एन इंडियन फॉरेन कंपनी इज ओन्ड बाय इंडियन कंपनी, उसका पोयम इंडिया में। जस्ट बिकॉज अ फॉरेन कंपनी हैज अ ब्रांच इन इंडिया, उसका पोयम इंडिया में। जस्ट बिकॉज सम ऑफ द डायरेक्टर्स रिसाइड इन इंडिया, उसका पोयम इंडिया में। जस्ट बिकॉज उसके उसके कुछ ऑपरेशंस इंडिया के अंदर है, लोकल ऑपरेशंस, लोकल मैनेजमेंट इंडिया में है, तो पोयम इंडिया में। जस्ट बिकॉज उसकी कुछ कॉल सेंटर या सर्विस सेंटर इंडिया में, प्रिपरेटरी ऑक्सिलरी नेचर वाला, तो पोयम इंडिया में। पोयम इंडिया में डिटरमाइन करने के लिए यू हैव टू सी द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ऑफ एवरी केस, and none of the principle in itself is decisive. You have to see all the principles taking together, you have to see pool of principles taking together, lot of principles, lot of guiding principle has to be seen, and then it has to be identified whether the poem is in India or not. और एंड में पता चलता है कि बहुत मुश्किल से भी पता चल ही नहीं पा रहा है कि पोयम इंडिया में है, बाहर है, तो ये प्रिज्यूम करो कि पोयम इंडिया में है। और उसके बाद क्या करना है मैंने आपको बोला था, यहाँ पर आपने लिखा होगा राइट हैंड साइड पे क्लास के अंदर। देन कम्स व्हाट, जब एओ को लगता है कि ये कंपनी के अगेंस्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी चाहिए तो वो सीआईटी से अप्रूवल कर लेगा और कंपनी को शो कॉज नोटिस भेजेगा और बोलेगा बताइए क्या हम आपके अगेंस्ट पोएम वाली प्रोसीडिंग क्यों ना शुरू करें। और उसके बाद में जब फाइनली उसको पोएम इंडिया में है ये बोलना है तो उसको 3 सीआईटी के ग्रुप से अप्रूवल लेना पड़ेगा, जिसको कौन अप्रूवल देगा, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। यहां पर जाकर आपका पोएम का डिस्कशन खत्म हो जाता है। नाउ द लास्ट पार्ट इन पोएम वाज दिस 115G सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर क्या दिया गया है, एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है यहां पर, जिसके अंदर गवर्नमेंट बताती है कि जब कोई फॉरेन कंपनी पहली बार इंडिया में रेसिडेंट बन जाती है बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द पोयम। जब कोई फॉरेन कंपनी पहली बार इंडिया में रेसिडेंट बन जाती है बिकॉज ऑफ पोयम, तो उनको बहुत सारे एडवांटेजेस और बहुत सारे रिलैक्सेशन गवर्नमेंट देना चाहती है। जैसे पहले, अगर उस फॉरेन कंपनी पिछले साल तक तो वो बाहर के देश में थी, अब वो इंडिया में आ चुकी है, तो अब वो इंडिया के अंदर डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए डब्ल्यूडीवी क्या लेगी, उसके लिए पता लगाओ क्या उस फॉरेन कंपनी के देश में क्या टैक्स है। अगर टैक्स है तो उसका जो टैक्स का डब्ल्यूडीवी है वो यहाँ पर ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बन जाएगा। दूसरा, क्या उस देश में टैक्स है, हाँ है, लेकिन उसको वहां पर डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं मिलता है। रीजन हो सकता है 44AD जैसे कोई सेक्शंस वो क्लेम करता है, तो उसके लिए आप फिर उसका डेप्रिसिएशन कंप्यूट कीजिए और फिर बाद में उसकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी यहाँ पर लेके आइए। और अगर सामने वाले देश में टैक्स नहीं है तो उसकी अकाउंटिंग डब्ल्यूडीवी इंडिया में आप ला सकते हो, ठीक है। अब अगर फॉरेन कंपनी जो पहली बार इंडिया में रेसिडेंट बन रही है, पिछले साल तक वो रेसिडेंट नहीं थी, अब इस साल पोएम की वजह से रेसिडेंट बन गई, उसके लॉस और यूएडी का क्या होगा, डोंट वरी, उसके लॉस और यूएडी को हम इंडिया में कैरी फॉरवर्ड करवा देंगे। अगर वहां टैक्स है तो टैक्स के हिसाब से, और अगर वहां अकाउंट्स है तो अकाउंट्स के हिसाब से, टैक्स नहीं है तो अकाउंट्स के हिसाब से। अब कितने सालों के लिए, फॉर रिमेनिंग नंबर ऑफ ईयर्स, बैलेंस नंबर ऑफ ईयर्स के लिए हम आपको कैरी फॉरवर्ड करवाएंगे, अनदर 8 ईयर्स के लिए हम आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करवाएंगे। तो सर वो लॉस को हम इंडिया में कैरी फॉरवर्ड करवाएंगे फॉर बैलेंस नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है सर। तो ऑलरेडी अगर 4 साल पुराना लॉस है तो 4 साल और कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगा। सर उस लॉस को हम सेट ऑफ किसके अगेंस्ट करेंगे, हम उस लॉस को सिर्फ उसी इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ करेंगे जो इंडिया के बाहर अक्रू हो रही है और इंडिया के बाहर रिसीव हो रही है। जो इनकम इंडिया में अक्रू हो रही है और इंडिया में रिसीव हो रही है, उस लॉस को हम, ये जो लॉस आप बाहर से उठा के ला रहे हो ना पिछले साल का फॉरेन कंपनी का बाहर का लॉस, उसको हम इंडिया की इनकम से अक्रू, इंडिया में जो इनकम अक्रू हो रही है या इंडिया में जो इनकम रिसीव हो रही है उसके अगेंस्ट सेट ऑफ करने नहीं देंगे। सर हमने लॉस इंडिया में लेकर आ गया, उसके बाद अगर फॉरेन कंट्री के अंदर वहां पर कोई असेसमेंट हुआ और लॉस चेंज हुआ तो आपको इंडिया में भी उसका लॉस बदलना पड़ेगा। अब अगर फॉरेन कंपनी और हमारा पीएनएल का पीरियड सेम नहीं है, मतलब हम लोग अप्रैल टू मार्च फॉलो करते हैं और फॉरेन कंपनी भी अप्रैल टू मार्च फॉलो करती है, तो बहुत अच्छी बात है, आप लॉस को डायरेक्टली लेकर आओ इंडिया में सेट ऑफ करो। लेकिन अगर फॉरेन कंपनी अप्रैल टू मार्च नहीं बल्कि जैन टू दिसंबर फॉलो करती है या जुलाई टू जून फॉलो करती है, तो तब आप क्या करोगे, तब आप क्या करोगे, आप सपोज 2020-21 में आपकी कंपनी क्या बन गई, रेसिडेंट, ठीक है, पिछले साल तक वो नॉन रेसिडेंट थी और वहां पर वो फॉलो करते कैलेंडर ईयर, तो आपको क्या करना है, पिछले कैलेंडर ईयर और इस फाइनेंशियल ईयर, पिछला उसका कैलेंडर ईयर और अपने फाइनेंशियल ईयर के बीच का पीरियड जो है वो निकालना है। सपोज उसका कैलेंडर ईयर है जैन 19 टू दिसंबर 19 और अपना फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल 20 टू मार्च 2021, तो अब आपको क्या करना होगा, बीच के पीरियड का एक छोटा पीएनएल बनाना पड़ेगा, दैट इज जैन 20, फेब 20, मार्च 20, 3 महीने का। और अब देखना होगा क्या ये 3 महीने का पीरियड 6 महीने से कम है, हाँ कम है। अगर 6 महीने से कम है तो पिछला जो जैन 19 टू दिसंबर 19 वाले पीरियड में इसको मर्ज करोगे, 15 साल का, 15 साल नहीं 15 महीने का एक पीएनएल बनाओगे और फिर वो 15 महीना 1 साल माना जाएगा और उसके पीछे के 7 साल माने जाएंगे। लेकिन
अगर बीच का पीरियड मतलब क्या, वो फॉरेन कंपनी का फाइनेंशियल ईयर और हमारे फाइनेंशियल ईयर के बीच का जो पीरियड है, अगर वो 6 महीने या उससे ज्यादा है, तो आप उस पीरियड को एक सेपरेट पीएनएल मानोगे, सेपरेट साल मानोगे, उसका एक सेपरेट कैरी फॉरवर्ड होगा और उसके पीछे के सालों का सेपरेट कैरी फॉरवर्ड होगा। ये भाषण यहाँ पर दिया गया, डिटेल एग्जांपल मैंने आपको क्लास में दिया था, ठीक है। अगर फॉरेन कंपनी के लिए जो अभी रेसिडेंट बन चुकी है बिकॉज ऑफ पोयम, तो अगर वो फॉरेन कंपनी अगर रेसिडेंट भी है, फॉरेन कंपनी है, तो उसके लिए टीडीएस के कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे? 195 का एप्लीकेबल होगा, 194 जे, 195 एप्लीकेबल होगा, 194 सी, 195 एप्लीकेबल होगा, 194 आई एप्लीकेबल होगा, उसके लिए एप्लीकेबल होगा 195 और उससे रिलेटेड प्रोविजंस, वो यहां पर दिया गया चैप्टर 17 बी के अंदर। अगर वो फॉरेन कंपनी हमारे देश की रेसिडेंट बन गई है, तो क्या उसको हम डीटीडब्ल्यू का बेनिफिट देंगे सेक्शन 90 और 91 के अंदर? यस, बायोलैटरल रिलीफ, यूनिलैटरल रिलीफ दोनों का हम लोग उसको बेनिफिट देंगे, क्योंकि अब वो हमारे देश की रेसिडेंट है। अगर वो फॉरेन कंपनी, ये पॉइंट सेम ही है जो ऊपर था, हाँ, आगे जाकर अगले साल क्या उसको डब्ल्यूडीवी का कैरी फॉरवर्ड मिलेगा? क्या उसका लॉस का कैरी फॉरवर्ड मिलेगा? जरूर मिलेगा। जो प्रीवियस 2021 का क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी होगी, जो क्लोजिंग लॉस होगा, जो क्लोजिंग यूएडी होगा, वही अगले साल का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, ओपनिंग लॉस, ओपनिंग यूएडी बन जाएगा। नो इफेक्ट ऑन अदर ट्रांजेक्शन, इस पे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर कोई इंडिया का रेसिडेंट किसी फॉरेन कंपनी के साथ कोई 115 ए वाला ट्रांजेक्शन कर रहा है, रॉयल्टी एफटीएस, तो ये फॉरेन कंपनी क्या फॉरेन कंपनी मानी जाएगी? डेफिनेटली मानी जाएगी। सर रेसिडेंट बन गई तो क्या हुआ, फॉरेन कंपनी भी तो है। द पोएम विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन अदर प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स लॉ। देन अगर ये फॉरेन कंपनी रेसिडेंट बन चुकी है, तो इनकम टैक्स में जितने भी प्रोविजन है जहां फॉरेन कंपनी एप्लीकेबल है, फॉरेन कंपनी वर्ड यूज्ड है, वो इस कंपनी को एप्लीकेबल होगा। जहां पर भी रेसिडेंट वर्ड यूज्ड है, वो इस कंपनी को एप्लीकेबल होगा। जहां पर एक्सक्लूसिवली नॉन रेसिडेंट वर्ड यूज्ड है, वो इस कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये कंपनी अब फॉरेन है, ये कंपनी अब रेसिडेंट भी है, लेकिन अब एक बार ये कंपनी रेसिडेंट बन गई बिकॉज ऑफ पोएम, तो अब ये नॉन रेसिडेंट नहीं कहलाई जा सकती है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स रेट, टैक्स रेट क्या होगा? 40% ही होगा, इनको कोई रिलैक्सेशन नहीं है 30% और 25%, वो सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। नोटिफिकेशन 2017 से एप्लीकेबल है। और प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? जहां पर भी वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, उस देश को माना जाएगा प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, रूल 115 में दिया गया है कि अगर आप फॉरेन करेंसी में कोई ट्रांजेक्शन है, तो उसको कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे? फॉरेन पीएनएल है, फॉरेन लॉस है, फॉरेन यूएडी है, फॉरेन डब्ल्यूडीवी है, सबको इंडिया में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि इंडिया में तो सब कुछ आईएनआर में बनाओगे, कन्वर्ट कैसे करोगे? रूल 115 के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारा जाकर हमारा डे 3 का डिस्कशन खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैं लेक्चर को भी खत्म कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।